गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज़ाद बीपीएससी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय देता चलूं। मैं तरुण झारखंड के पलामू ज़िले का निवासी हूं और यहां आज़ाद जेपीएससी को संभाल रहा हूं। वर्तमान टाइम में आज़ाद जेपीएससी ग्रुप की जिम्मेवारी मुझे दी गई है और उस पर क्लासेस अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। 2-3 वीडियो मैंने वहाँ पे इंट्रोडक्शन के रूप में डाला है। एक इंट्रोडक्शन है, दूसरा है उसके पाठ्यक्रम का, झारखंड लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम का संपूर्ण सिलेबस। तो आज का ये वीडियो 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है और आज का जो विषय है वो है सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तर संपूर्ण विश्लेषण। ये जो प्रश्न जो लिए गए हैं वो आपके बीपीएससी और जितने भी पीसीएस के एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, खासकर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखते हुए और मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान के प्रश्न लाए गए हैं। इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में 50 प्रश्न, दूसरे पार्ट में 25 प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप इसको पूरा समर्पण के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ देखेंगे, समझेंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जब ये वीडियो स्टार्ट हो जाए आप कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें क्या कीजिएगा, मैंने क्या किया है कि हर एक क्वेश्चन का चारों ऑप्शंस का पूरा डिटेलिंग किया हुआ है। तो आपको जहां लगे, जो चीज़ पॉइंट याद नहीं है या लगता है कि इसको नोट करना चाहिए, नोट डाउन करते जाइए और एग्ज़ाम के समय ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये है आपका 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तर संपूर्ण विश्लेषण और यह है आपके क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका काम यह है कि आप कॉपी पेन भी ले लीजिए, मैं क्वेश्चन दिखाते चले जाऊंगा और अगर आप अपना एनालिसिस करना चाहते हैं, लगता है कि कितना पानी में ही, तो आप देख सकते हैं, कितना पानी में है आप वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर करिए फटाफट, आप अपने कॉपी में कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कैरोलस लिनियस। अब इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं? कैरोलस लिनियस को। देखिए, जो मानव है उसका जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो होमो क्या है? वंश है और सेपियंस उसकी जाति। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था, ऐसा इन्होंने ही कहा था। इनको आधुनिक वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। 1753 में इन्होंने जीवों के नामकरण के द्विनाम पत्ती दी थी। 1753 में जीवों के नामकरण की द्विनाम पत्ती दी थी, पहला वंश और दूसरा जाति। जैसे होमो सेपियंस है तो होमो आपका वंश हो गया और सेपियंस क्या हो गया? इसकी जाति हो गई। ठीक है, दूसरा है अरस्तु। अरस्तु को हम फादर 2 चीज़ों के लिए जानते हैं। पहला जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, और दूसरे हैं ये जंतु विज्ञान के भी जनक कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनामिलियम। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनामिलियम। एनामिलियम, इसमें इन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरस्तु यूनान के रहने वाले थे। हिस्टोरिया एनामिलियम किसकी पुस्तक है? अरस्तु की। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। तो आंसर क्या होगा? अरस्तु। अगला है एंटोनी लेवोजियर। ये फ्रेंच रसायन शास्त्री थे। फ्रेंच रसायन शास्त्री थे और इनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अगला है लेमार्क और ट्रेविरेनस। ये भी एक जीव विज्ञानी है। और ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी के एग्जाम्स में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, या आपके ई ऑप्शन में रहते हैं लगभग क्वेश्चंस में। तो आपका काम यह है कि देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, अगर आपका एक से अधिक उत्तर आ रहा हो तो ई पे टिक करेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, एक फोटो है। सेल यानी कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? आप टिक करेंगे फटाफट, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका को खोजा था। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, यानी सेल की खोज किसने की थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई, इसके बिना संभव नहीं है जीवन। कभी कभी पूछा जाता है कि कोशिका
के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या बोलते हैं? कोशिका के अध्ययन को, सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। ल्यूवेनहॉक, ये ल्यूवेनहॉक कौन है? तो ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को खोजा था। ठीक है, जीवित कोशिका। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने खोजा था, तो ल्यूवेनहॉक। और अगर आमतौर पे तो पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। अगला है रॉबर्ट ब्राउन। यहां पे देखिए आपको केंद्रक दिख रहा होगा, ये वाला चीज, ये है केंद्रक यानी सेंटर, कोशिका का सेंटर। ये है कोशिका का सेंटर, और कोशिका के सेंटर के बारे में कहा जाता है कि कोशिका के नियंत्रण का केंद्र है। ये पूरे सेल का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी, यानी इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए अगला डी ऑप्शन पे चलते हैं, वाटसन और क्रिक। ये नाम तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1953 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, जिसको बोलते हैं हम डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। तो द्विकुंडलित डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को किसने दिया था? वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। इसके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज भी 1962 में दिया गया। एक चीज और आपको बता दूं, यहां पे ऊपर में लिख देता हूं मैं, यह है गुणसूत्र। गुणसूत्र किसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में? इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम दो चीजों से मिलकर बनता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, 40% रहेगा, और प्रोटीन रहेगा इसमें 60% यानी 60%। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? गुणसूत्र। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे लाइजोसोम, ये वाला चीज दिख रहा होगा, लाइजोसोम। ये लाइजोसोम को बोलते हैं सुसाइड, कोशिका का सुसाइड बैग या पाचक थैली। कभी कभी क्या होता है ना कि लाइजोसोम क्या करता है ना, अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेती है, खुद पचा लेती है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। किसको बोलते हैं? लाइजोसोम को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगले प्रश्न 3 नंबर, एंजाइम मूलतः क्या है? ठीक है, एंजाइम, आंसर दीजिए फटाफट। एंजाइम मूलतः क्या है? तो देखिए एंजाइम मूलतः है क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एंजाइम क्या है। जीवाणुओं के भीतर एंजाइम क्या करता है ना, एक उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, देखिए 2 टाइप के प्रमुख एंजाइम हैं, 2 टाइप के प्रमुख एंजाइम हैं। अब पहला है रेनिन एंजाइम, पहला है रेनिन एंजाइम। ये क्या करता है? देखिएगा डेयरी में जब पनीर बनता है तो इसके उत्पादन में रेनिन एंजाइम काम करता है। जो डेयरी होता है वहां पे अगर पनीर बन रहा है तो रेनिन एंजाइम का काम क्या होगा? वो उत्प्रेरक का काम करेगा। दूसरा लाइपेज एंजाइम, दूसरा क्या है? लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा को पचाता है, वसा के पाचन में मददगार साबित होता है। वसा के पाचन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वसा का पाचन क्यों होना चाहिए, क्या है वसा। तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। पहले ऑप्शन पे चलते हैं शर्करा। ध्यान दीजिएगा, शर्करा यानी चीनी, जो हम खाते हैं चीनी। आमतौर पे घर में जो हम चीनी खाते हैं इसको बोलते हैं हम, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, यही है चीनी जो आप खाते हैं, C6H12O6, ये है खाने वाला चीनी। लेकिन कभी कभी आप सुने होंगे ये खाने वाला है, यहां पे हम लिख देते हैं खाने वाला। ठीक है, शर्करा यानी चीनी खाने वाला है। एक और कभी कभी सुने होंगे कि बॉडी में, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ गई तो कौन सा रोग हो गया, उसको क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं? चिनिया। उसी को बोलते हैं हम डायबिटीज या मधुमेह रोग। तो सुक्रोज की मात्रा, यानी यहां पे हम लिख देते हैं चीनी, यही है चीनी यानी शर्करा, इसकी मात्रा बढ़ जाए। सुक्रोज किसको बोलते हैं हम? तो C12H22, इसका फॉर्मूला है H22O11, यही है आपका सुक्रोज। और इसकी मात्रा अगर रक्त में बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति को रोग होगा मधुमेह। आजकल तो बहुत लोगों को हो रखा है डायबिटीज, उसको क्या होगा? डायबिटीज। एक चीज और याद रखिएगा, ये रोग कैसे होता है? एक और इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से क्या होगा?
की कमी से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंसुलिन की कमी से। कई बार क्वेश्चंस में ऑप्शन ये रहते हैं कि इंसुलिन, डायबिटीज यानी मधुमेह, इनमें से किसकी कमी से होती है, नहीं इसमें इनमें से कैसे होती है। तो आपको कभी देगा कि इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की अधिकता, इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा, ऐसा करके दे देगा, तो आप कंफ्यूज ना होए। चलिए अगला आते हैं वसा पे। वसा का काम क्या है, वसा क्या करता है। अगर आपको वसा लेना है ना तो तेल खाइए, घी खाइए, तेल से बने निर्मित पदार्थ खाइए। वसा आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट देता है। और कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। कभी आप देखे होंगे खिलाड़ी जो खेलते हैं उनको थक जाते हैं, दौड़ते भागते थक जाते हैं, उनको तत्काल ऊर्जा चाहिए होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज आपका बॉडी में तत्काल ऊर्जा पैदा करता है। आप रोटी खाते हैं ना तो आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन रोटी खाते हैं ना तो अब क्या होता है, रोटी गया, लार मिला, अंदर गया, बॉडी में गया, सबसे पहले ग्रास नली में गया, उसके बाद अंदर जाते पेट में, छोटी आंत, बड़ी आंत, कई पार्ट से गुजरने के बाद तब तो उससे निकलता है कार्बोहाइड्रेट तुरंत। ऐसा थोड़ा कि रोटी डाले और तुरंत कार्बोहाइड्रेट निकल गया, ऐसा नहीं है। तो आपको वसा से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कि ऊंट के कुबड़ में वसा जमा रहता है। जब वो कई दिनों तक भूखे रहता है ना तो वही वसा वहां से निकल के उसको ऊर्जा देती रहती है, तभी जिंदा रहते हैं ना। तो वसा के स्रोत आप अगर देखिएगा तो फिर वसा के स्रोत आप खाइए, वही तेल वाला चीज। प्रोटीन क्या करता है, आपके बॉडी में टूट फूट की मरम्मत करता है। बॉडी में कोई भी टूट फूट होगा, सेल वगैरह कई बार टूट फूट गए तो उसकी मरम्मत करता है। विटामिन क्या होते हैं प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, तो प्रोटीन के स्रोत हैं, आप बहुत सारे स्रोत हैं। सलाद खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, है ना, दूध पीजिए। विटामिन तो बहुत सारे हैं, ए बी सी डी ई के, है ना। तो विटामिन क्या करते हैं, आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं और आपको स्वस्थ रखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये एंजाइम मूलतः क्या है, प्रोटीन है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखिए मैंने जस्ट इसका चर्चा किया था, आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया भी था। बताइए क्या इसका आंसर होगा, आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को, ठीक है। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को, ठीक है। अपनी ही कोशिका का पाचन करके नष्ट होते हैं, इसलिए इनको हम पाचक थैली भी कहते हैं, या इसको हम आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये अंग्रेजी वर्ड भी याद रखिएगा आप। ऑप्शन ए में आते हैं हरित लवक। देखिए दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। देखिए इसमें उपस्थित होता है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, इसके उपस्थिति के कारण ये किस रंग का होगा, हरे रंग का होगा, ठीक है। तो हरित लवक किस कलर के होंगे, हरे कलर के। इसमें क्या उपस्थित होता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जब मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस पे आएंगे तो उस पर डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। चलिए प्रकाश संश्लेषण के नियंत्रण का केंद्र होते हैं पर्णहरित। अगला है आपका वर्णी लवक। ये क्रोमोप्लास्ट क्या है, वर्णी लवक क्या होते हैं, अब ये इसके बारे में देखेंगे। हरित लवक हरे रंग देते हैं और वर्णी लवक जो है हरे रंग को छोड़ के बाकी रंग देते हैं, ठीक है। वर्णी लवक ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देखे होंगे टमाटर कच्चा होता है ना, लेकिन वो तो हरे रंग का होता है ना, जब वो पकता है तो उसमें क्या होगा, वर्णी लवक होता है, तभी वो पक के लाल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कुछ रंग दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ हम रंग रख लेते हैं। इसमें हरा रंग नहीं होगा, क्रोमोप्लास्ट में हरा कलर मना है, इसमें हरा कलर नेसेसरी है, ठीक है। और यहाँ पे वर्णक रख लेते हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे हम टमाटर का रंग लेते हैं, टमाटर का रंग जो लाल होता है वो किस वर्णक के कारण होता है, तो ये होता है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण, लाइकोपिन के कारण, ठीक है। गाजर का रंग जो होगा, जैसा भी होता है, गाजर तो कई रंग का मार्केट में दिखेगा, तो पीले मिल गया, ऐसा आमतौर पे लाल टाइप के होते हैं। तो गाजर होता है, इसमें वर्णक जो होगा वो होगा कैरोटीन, ठीक है। और एक तीसरा लेते हैं हल्दी का रंग। तो हल्दी का रंग होता है, इसमें वर्णक होता है जैंथोफिल। तो जैंथोफिल के कारण ये क्या होता है, पीला रंग होता है हल्दी, है ना। हाथ पीले करना, शादी ब्याह कर लेना। 66वें बीपीएससी निकालिए तो शादी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, है ना। पहले एग्जाम निकालना है,
चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। केंद्रक, केंद्रक के बारे में मैंने बता दिया था कि कोशिका का जो केंद्रक है उसकी खोज 1831 में किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाया जाए 5 नंबर। मानव शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाती है? तो एनीमिया रोग होने के लिए कौन सा कारक है? देखिए एनीमिया, इसी को बोलते हैं हम आपको रक्त अल्पता, या इसी को बोलते हैं हम खून की कमी। ठीक है, इसी को एनीमिया। ये होता है आमतौर पे विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, तो इसकी कमी से, किसकी कमी से एनीमिया होता है? तो आपको आंसर इसका क्या होगा? लौह तत्व यानी आयरन। लौह तत्व के अगर किसी को कमी हो गई है लौह तत्व की, तो जैसे महिलाओं में आमतौर पे होती है, मासिक धर्म के टाइम उनका होने लगता है ना, तो लौह तत्व की कमी से क्या होगा? एनीमिया रोग होता है, या रक्त अल्पता या रक्तहीनता भी बोलते हैं, या खून की कमी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर किसी को लौह तत्व प्रचुर मात्रा में चाहिए या किसी को एनीमिया रोग हुआ है अगर उसको, तो वैसे तो विटामिन B12 लीजिए आप, और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्रोत वह है पालक। पालक में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व होते हैं। सेव, डेली एक सेव खाइए, डॉक्टर बोलते भी हैं कि डेली एक सेव खाइए और रोगों को दूर भगाइए। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, आप सब जानते होंगे, मड़ुआ। मड़ुआ खैले बानी, मड़ुआ। मड़ुआ क्या है कि मड़ुआ का रोटी बनता है, बिहार में भी होता है, झारखंड में हमारे यहाँ आदिवासी लोग बहुत करते हैं मड़ुआ की खेती, है ना। तो ये हो गया। फिर आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन क्या है ना? प्रोटीन क्या है? तो हमारे टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है और हमारे बॉडी को स्वस्थ रखता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो यह है सोयाबीन। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सर्वोत्तम स्रोत, मैं बोल रहा हूं सबसे उत्तम स्रोत, तो यह है सोयाबीन। सोयाबीन उत्पादन में सबसे इंपॉर्टेंट जो राज्य है, सबसे प्रथम राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लोग सोयाबीन खा खा के प्रोटीन भर लिए, है ना। खैर, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए प्रोटीन की कमी अगर किसी के बॉडी में हो जाए तो क्या होगा ना कि वृद्धि रुक जाएगा आपका। प्रोटीन क्या करता है? शरीर को स्वस्थ रखता है, वृद्धि करता है। तो वृद्धि रुक जाएगी और पेट फूल जाएगा, पेट फूल के तुमड़ा हो जाएगा, पैर हाथ एकदम पतले पतले हो जाएंगे। खैर, इसकी कमी से क्वासियोरकर रोग होगा। क्या होगा? क्वासियोरकर रोग। इसी रोग में होता है पेट फूल जाता है, और पेट फूलने के बाद हाथ पैर एकदम पतले पतले रहेंगे, आपके पेट एकदम फूले रहेंगे। अगला है कैल्शियम, दांतों और हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन कैल्शियम के स्रोत क्या है? तो यह है दूध, अंडा लीजिए, दूध लीजिए, अंडा लीजिए, मूली लीजिए, केला खा सकते हैं। अभी मूली केला से बचेगा नहीं तो पता चला कोरोना का दूसरा रूप हो गया, है ना। अभी मूली अंडा नहीं खाना है, मूली केला नहीं खाना है। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी किसके लिए जरूरी है? विटामिन डी किसके लिए जरूरी है? क्यों जरूरी है? विटामिन डी अगर नहीं लीजिएगा ना तो आपको हो जाएगा सूखा रोग यानी रिकेट्स। ठीक है, इसका स्रोत क्या होगा? तो सबसे मेन तो इंपॉर्टेंट है आपका सूर्य का प्रकाश लीजिए, विटामिन डी। सूर्य भगवान भी थोड़े अभी नाराज चल रहे हैं झारखंड में कई जगहों पे धुंध है, कोहरे हैं। खैर, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। उसके अलावा आप मक्खन खाइए, दूध खाइए, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर विटामिन डी से हम विटामिन डी की कमी से 2 रोग पूछें, एक तो होगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो बोलेंगे रिकेट्स। इसी को बोलते हैं हम सूखा रोग। क्या बोलते हैं? सूखा रोग। दिख रहा है ना आपको। दूसरा होता है, ये तो बच्चों में होगा, ये किस में होगा? बच्चों में। ये होगा बच्चों में, रिकेट्स या सूखा रोग। लेकिन अगर हम पूछे वयस्कों में कौन सा रोग होगा, तो आप बोलेंगे ऑस्टियोमेलिशिया। ऑस्टियोमेलिशिया ये होगा वयस्कों में। मलेशिया मत चल जाइएगा, अभी यहाँ पढ़ना है। तो ये है क्वेश्चन हो गया। तो मानव शरीर में किसकी कमी से एनीमिया होता है? लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसे कोशिका का पावर प्लांट, इनमें से किसे कोशिका का पावर प्लांट, या हम बोले कोशिका का पावर हाउस, इसको हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो बताइए फटाफट, हमने पिछले बताया था पिछले क्वेश्चंस पे। तो ये है कोशिका का
पावर हाउस, अच्छा मैंने इसको नहीं बताया था, लाइसोसोम के बारे में बताया था। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। एक ऑप्शन है आपको राइबोसोम, इसके बारे में देखते हैं राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम क्या है? आरएनए, आरएनए समझते हैं ना, आरएनए, आरएनए को क्या बोलते हैं हम? आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। आरएनए को, आरएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन, राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम आप याद रखिएगा, आरएनए और प्रोटीन से बनी संरचना है। आरएनए यानी ये वाला चीज और प्रोटीन, ये दोनों से बनी संरचनाएं हैं जिसको बोलते हैं हम राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, ठीक है। चलिए खैर, राइबोसोम हो गया। आरएनए और किससे बना है? प्रोटीन, ये मुख्य बात याद रखिएगा। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर क्या बना है? राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। अब आते हैं लाइसोसोम पे। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आपको पिछले क्वेश्चन से मैंने बताया था कि इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली। अगला है गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या है? इसका मुख्य काम पता है क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका पैकेजिंग करता है। ये प्रोटीन का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, इनका पैकेजिंग करता है, श्रवण करता है ना। तो ये है गोल्जी काय। तो कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, आपको दिख रहा होगा। और आपका क्वेश्चन यह है कि मानव शरीर के किस भाग में अधिकांश पाचन संपन्न होता है, ठीक है। तो आप आंसर करेंगे फटाफट। छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय या पैंक्रियाज। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम यहाँ पे फटाफट समझा देते हैं। जैसे ही आप मुंह में भोजन को रखते हैं, पाचन यहीं से स्टार्ट होती है। यानी पूछेगा कभी क्वेश्चन कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप बोलेंगे मुख से। मुख में लार मिलता है, उसके बाद ये फिर ग्रास नली में जाएगी। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, फिर ये जाएगा आपके ये स्टोमक होते हुए, फिर ये छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत में भोजन सबसे ज़्यादा देर तक रहती है और लगभग पाचन यहीं हो जाता है। यहाँ पे कई रस निकलते हैं और वो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के मतलब छोटी आंत में बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं। यहाँ पे 3 पाचक रस हैं, आंत्र रस, पित्त रस, अग्नाशय रस। कौन सा? आंत्र रस, पित्त रस और अग्न्याशय रस, ठीक है। ये 3 प्रकार के यहाँ पे पाचक रस निकलते हैं जो पचाने का काम करते हैं। यकृत द्वारा स्रावित होता है पित्त रस। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यकृत द्वारा स्रावित होता है क्या? पित्त रस। यहाँ पे पित्त रस निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत में 3 प्रकार के जो रस निकलते हैं, आंत्र रस, पित्त रस, अग्न्याशय रस, ठीक है। तीनों का थोड़ा थोड़ा काम समझ देते हैं। पित्त रस, यहाँ कोई भी पाचक एंजाइम, पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। बल्कि ये क्या करता है? पित्त रस हमारे बॉडी में वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा का पाचन। यहाँ पे कोई भी पाचक रस नहीं है। पित्त रस क्या है? वसा का पाचन करता है, ठीक है। दूसरा क्या है? आंत्र रस। आंत्र रस क्या होता है? देखिए, मानव बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 2 से 3 लीटर प्रतिदिन आंत्र रस स्रावित होता है। और आंत्र रस में एक क्या है? सुक्रेज। एक क्या है? सुक्रेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। सुक्रेज क्या करता है? तो सुक्रेज का काम है चीनी को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलना। चीनी को हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज। इसको किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। तो यहां आंत्र रस से क्या निकल रहा है? सुक्रेज। सुक्रेज का काम क्या है? सुक्रोज को यानी चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देना, ठीक है। तीसरा है आपका अग्न्याशय रस। अग्न्याशय रस यहां पे ध्यान दीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। अब अग्न्याशय रस का काम क्या होता है? देखिए, इसमें 98% क्या होता है? जल। 98% जल और 2% होता है एंजाइम। हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना % जल है? तो लगभग 70%, ठीक है।
अब अग्न्याशय रस क्या करता है, इसमें अग्न्याशय रस में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। यानी अग्न्याशय रस में आपका वसा का पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, इसलिए इसे संपूर्ण मतलब क्या बोलते हैं, संपूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, संपूर्ण पाचक रस बोलते हैं अग्न्याशय को। ठीक है, तो यहाँ छोटी आंत में लगभग पाचन संपन्न हो जाता है। इसके बाद खाना का जो खराब पार्ट है या फिर जो नहीं पचा वो बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में यहाँ देखिए बड़ी छोटी आंत में जाने के बाद यह छोटी आंत काफ़ी बड़ी ऐसे से सिकुड़ी, उसके बाद बड़ी आंत में जाती है और बड़ी आंत में फिर मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाती है। एक आता है आपका अमाशय, स्टोमक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टोमक। अमाशय क्या है, प्रोटीन के पाचन का प्रमुख स्थान है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कई पाचक एंजाइम होते हैं, जिनमें आपका पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, यहाँ से निकलता है आपका पेप्सिन, रेनिन, है ना, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये सब पाचक रस हैं। क्या है, पाचक रस। चलिए अगला है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, अग्न्याशय, जिसको हम अभी बताए भी थे, अग्न्याशय। ठीक है, इसका काम क्या होता है, अंतःस्रावी भाग से। अब पैनक्रियाज के देखिए यहाँ पे पैनक्रियाज है, इसके अंदर वाले पार्ट से, यहाँ पे देखिए पैनक्रियाज पीला रंग का दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन। यानी अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलती है और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन निकलता है। ठीक है, ग्लूकेगॉन, तो ये दोनों निकलता है। हमने आपको बताया था इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 8। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, रक्त का थक्का बनने में या बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर। तो चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। देखिए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, आपका आंसर क्या होगा, विटामिन के। सबसे पहले आते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, अस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी आपको मिलता कहाँ से है, तो खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में। खट्टे फल जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, है ना, नींबू हो गया, संतरा हो गया, और भी नींबू कुल के जो खट्टे फल होंगे उनसे आपका विटामिन सी मिलता है। जैसे आपका टमाटर हो गया। विटामिन सी आपका काम क्या करता है बॉडी में, तो विटामिन सी का काम है रोगों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा चीज, विटामिन सी और बी ये दोनों जल में घुलनशील हैं। जल में आप इसको डालिएगा तो घुल जाएंगे, जल में घुलनशील। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए वाटर में जो घुलनशील हैं सोल्यूबल, और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन को 2 भाग में हम बांट देते हैं यहाँ पे, विटामिन को 2 भाग में, एक तो जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जल में जो घुलनशील होगा, आपने सुना होगा भूमिका चावला डेली नहाती है, जल में डेली घुलती है। कौन, भूमिका चावला। मैंने क्या बोला, भूमिका चावला। ये बड़ा जल्दी हीरोइन का तो बड़ा जल्दी आप लोग याद कर लेते हैं ना। तो बी से हो गया भूमिका और सी से हो गया चावला, यानी बी और सी जल में घुलनशील है। वसा अधिक नहीं खाना है आपको, वसा क्या करना है, अधिक नहीं लेना है। तो इसको कुछ मत कीजिए, ए डी ई के, अधिक नहीं हो गया, ए डी ई के अधिक। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए विटामिन सी के बाद मैंने आपको विटामिन डी, अच्छा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलिए विटामिन डी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी के बारे में आप इतना जानिए, पहले से भी पता है। विटामिन ए, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, विटामिन ए का रासायनिक जो नाम होगा वो होगा रेटिनॉल।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से आपको होता है आंख का रोग यानी रतौंधी। आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, कम दिखता है। तो अभी एक चीज़ और बताऊं, आप जितने भी 66वीं बीपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जितने भी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक काम करना चाहिए। अभी का टाइम है गाजर का। गाजर पालक खूब खाइए ताकि आपका जो आँख है, पढ़ने में आँख पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो गाजर खूब खाइए, गाजर का जूस पीजिए, गाजर का हलवा खाइए, आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है और पुरुषत्व के लिए भी गाजर बहुत ज़रूरी है। और पालक भी खूब खाइए, उससे आपका क्या होगा, लौह तत्व आपूर्ति होती रहेगी। ठीक है, चलिए। तो विटामिन ए, इसका स्रोत क्या है? विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो गाजर है, दूध है, पक्के फल हैं, गाजर है, दूध है, पके आम अगर आप खाते हैं तब भी आपको मिलता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी होगी। अब है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, ठीक है। अब विटामिन के का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाने में। देखिए के का यहां पे दिखा देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करने में, रक्त का थक्का। जैसे मान लीजिए विटामिन के किसी की बॉडी में कम है, ठीक है, तो होगा क्या? जैसे आपको चोट लग गई या कट गया हाथ, है ना, हाथ पैर कहीं भी कट गया तो आपका ब्लड जल्दी बंद नहीं होगा। और अगर विटामिन के भरपूर मात्रा में है तो वो फिर आप कुछ भी लगाएंगे तो जल्दी ब्लड बंद हो जाता है ना। तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? अंडा है, दूध है। विटामिन के का स्रोत क्या है? अंडा है, दूध है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या होगा? रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के। एक चीज और बता देता हूं विटामिन के से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो यहां पे याद रखिएगा। विटामिन के क्या करता है? रक्त स्राव रोधी है, मतलब रक्त को रोकता है। लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, और अगर वहां पे ऑप्शन है विटामिन के, सॉरी विटामिन ना देके प्रोथ्रोम्बिन दिया है तो प्रोथ्रोम्बिन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, किसकी कमी से घेंघा को हम क्या बोलते हैं? ग्वाइटर रोग हो जाता है। बताइए किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या प्रोटीन? किसकी कमी से होता है ग्वाइटर रोग? अब ग्वाइटर रोग देखिए बहुत ही कुछ लोगों को हो जाता है ग्वाइटर रोग, है ना। तो नाइट्रोजन, अब ध्यान दीजिएगा इसमें, नाइट्रोजन क्या करता है? किसी भी चीज को, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78.08%। अगर इसी को रफली बोले तो 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 21%, यानी इसको हम बोले 20.95 ऐसा करके है परसेंट में। तो मान के चलिए कि आपका नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन किसी भी पदार्थ को क्या करता है? किसी भी पदार्थ को, अगर कोई पदार्थ आग पकड़ लिया तो उसको वो बुझाने का काम करता है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं है तो कोई चीज आग मान लिया, कोई वस्तु आग पकड़ लिया तो पकड़े रहेगा। ऑक्सीजन का काम है आग जलाना और इसका काम है बुझाना। कैल्शियम दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था मैंने। आयोडीन, बोलते हैं ना, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है, यानी ग्वाइटर। देखिए ये सामान्य थायराइड ग्लैंड है और ये ग्वाइटर वाले ऐसे फूल जाते हैं, ऐसे फूल जाते हैं, यहाँ गले के पास फूल जाते हैं। प्रोटीन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार यहां पे बच्चे मार्क खाते हैं और आपको ये अच्छे से आना चाहिए कि स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर यानी बीपी। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका सबसे पहले जांच होता है बीपी का। क्यों? आपका देखा जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक है या नहीं। अगर नहीं है तो उसके लिए इलाज पहले किया जाता है। देखिए कई लोग तो इसमें चकमा खा जाते हैं कि 80/120 है या 120/80 है। तो ये है सही आंसर इसका 120/80। इसको मिलीमीटर मिलीमीटर HG बोलते हैं हम, ठीक है, HG हीमोग्लोबिन मिलीमीटर, यानी 120 मिलीमीटर हीमोग्लोबिन बटा 80 मिलीमीटर हीमोग्लोबिन। ऊपर वाले को बोलते हैं हम सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक।
ठीक है, तो ये ब्लड है। रक्तचाप हम मापते हैं किससे? रक्तचाप किससे मापते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं, मैनोमीटर। ठीक है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में कितना रक्त होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर रक्त एक सामान्य मनुष्य में होना चाहिए। रक्त में मुख्य रूप से 3 चीज होते हैं आपके, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त से संबंधित ये चीजें हो गई। रक्त का पीएच मान होगा 7.4। अगर इसको बोले तो ये क्षारीय होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? बताइए आंसर। मानव शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, तंत्रिका तंत्र, थैलेमस या कोई नहीं? कौन करता है? इनका क्या आंसर होगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें हाइपोथैलेमस सही आंसर होगा। ठीक है, अब बताते हैं आपको। मानव शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित कौन करता है? हमारे बॉडी में कई ऐच्छिक क्रियाएं, कई अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिनका कोई ना कोई नियंत्रण कर रहा होगा। हाइपोथैलेमस है क्या? मस्तिष्क का निचला भाग। अगर हम बोले ये मस्तिष्क है जैसे, तो यहाँ पे इस साइड में आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में ताप, रक्तचाप, निद्रा, धड़कन, इन सब का कंट्रोल करता है। तो आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। दूसरा है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है, सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। इससे क्या होगा कि आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, किसी चीज को छू सकते हैं। तो ये प्रमस्तिष्क के द्वारा ही हम ये काम कर पाते हैं। जैसे सेरिब्रम अगर बहुत ज़्यादा विकसित आपके माइंड बॉडी में हो गया, मतलब ये माइंड में, तो उसी व्यक्ति को बोलते हैं बुद्धिमान। जितना ज़्यादा सेरिब्रम विकसित होगा ना व्यक्ति, उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। चलिए, अगला आपका तंत्रिका तंत्र। इसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, नहीं बोलते हैं नर्वस, आ गया आजकल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र मानव शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। हम जो भी करते हैं उसका नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। संचालय, समन्वय, सारा कुछ कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। तंत्रिका तंत्र कितने भाग में बटा है? 2 पार्ट्स में। कौन कौन 2 पार्ट्स है वो? तो पहला है मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। मस्तिष्क यानी ब्रेन और दूसरा है मेरुरज्जु। अब ध्यान देंगे, हमने क्या बोला? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क के 3 भाग होंगे। इसके देखिए 3 भाग होंगे, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। एक बार फिर रिपीट कर दें, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और मस्तिष्क 3 भाग में डिवाइड होगा। कौन कौन? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र भाग 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सेरिब्रम, और दूसरे का नाम है कैसे नाम है इसका? डाई एनसिफेनॉल। क्या नाम है इसका? डाई एनसिफेनॉल। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फिर से एक बार, तंत्रिका तंत्र के 2 भाग मस्तिष्क, मेरुरज्जु। मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र, पश्च, मध्य। और अग्र भाग के 2 पार्ट होंगे, मस्तिष्क के जो अगले भाग हैं उसके 2 पार्ट सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, और दूसरा डाई एनसिफेनॉल। और डाई एनसिफेनॉल के 2 भाग होंगे, वो भाग होंगे, एक को बोलते हैं हम थैलेमस और दूसरे को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्लियर है? एक को बोलेंगे थैलेमस, दूसरे को बोलेंगे हाइपोथैलेमस। यहां पे आ गए हम। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे पूरे माइंड, पूरे बॉडी को कंट्रोल करके चलती हैं। मैंने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिखा दिया। थैलेमस क्या होता है? डाई एनसिफेनॉल का ऊपरी भाग थैलेमस, देखिए मैंने ऊपर लिखा है, निचली भाग क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। और ये इससे जुड़ा होता है आपका एक पीनियल ग्रंथि। थैलेमस से क्या जुड़ा होता है? पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि को हम पहले क्या बोलते थे? तीसरी आंख। क्या बोलते थे?
तीसरी आंख का अवशेष। इसमें हम क्या करते हैं, सुनते हैं, स्वाद करते हैं, है ना, सुनना स्वाद करना वगैरह इसमें थैलेमस में आएगा। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट रक्त समूह है। अब देखिए ब्लड अभी आपको मैंने बताया था, इसका आंसर बताइएगा। मैंने भी बताया था ब्लड के बारे में बहुत सारा चीज कि ब्लड क्या है, कैसे है ना। ब्लड का पीएच मान होता है कितना, 7.4। ब्लड का पीएच मान 7.4। ब्लड प्रेशर को हम कैसे मापते हैं, रक्तचाप को तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। 4 हमारे प्रमुख ब्लड ग्रुप हैं। 4 प्रमुख ब्लड ग्रुप में कौन है, ओ, ए, बी, ए और बी। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सार्वत्रिक दाता। इसको क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक दाता, मतलब सर्वदाता, सबको आप दे सकते हैं। ए बी क्या है, तो ए बी है सार्वत्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिप्टर। ए और बी ये 2 ब्लड ग्रुप और है, टोटल ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। अधिकांशतः भारतीयों का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप 2 टाइप में होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो अधिकांशतः हम भारतीयों का क्या है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। हमने ये नहीं बोला कि सबका ब्लड ग्रुप है, लेकिन अधिकांश मतलब रिसर्च में पाया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये याद रखिएगा, सार्वत्रिक ग्राही में ए बी होगा, यानी ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा वो किसी से भी ले सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का पीएच मान होता है, अभी मैंने चर्चा किया था रक्त संरचना। देखिए यहाँ पे रक्त संरचना है, रक्त 3 चीज से मिला है। देखिए यही है रेड ब्लड सेल, यही है रेड ब्लड सेल आपका, ये वाला पार्ट रेड ब्लड सेल हो गया। व्हाइट ब्लड सेल ये देखिए, ये जहां जहां है ऐसा वाला, ये है ना, ये और उसके बाद प्लेटलेट्स, ये देखिए प्लेटलेट्स, ये तरल ये भाग। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त क्या है, तो आप बोलेंगे तरल संयोजी उत्तक है। क्या बोलेंगे, तरल संयोजी उत्तक। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और ये होगा क्षारीय। ठीक है, क्षारीय। अब ध्यान दीजिएगा, 7 जो पीएच मान होगा वो होगा शुद्ध जल का। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये देखिए, ये हमने खींच दिया, यहां पे मान लीजिए 0 है, 0। यहां से आप अगर इधर बढ़े आप 14 तक, 7 है, सॉरी बीच में 7 रखिए, और इधर है 0, तो 0 से 7 ये है आपका अम्लीय, यानी अम्लीय है ये, और ये है 7 से 14 क्षारीय। तो 7 वाला क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होगा 7, और सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, वर्षा का जल। 6.4 पीएच मान किसका होता है, तो ये होता है मिल्क यानी दूध का। और 2.2 होता है आपका नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान कितना होगा, 2.2। नींबू का रस जब निचोड़िएगा तो पीएच मान उसका 2.2, मतलब अम्लीय होगा, खट्टा लगेगा। अम्लीय मतलब खट्टा, क्षारीय मतलब थोड़ा कड़वाहट आ जाएगा उसमें, है ना। तो ये है क्वेश्चन 13 का आंसर 7.4। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आंसर आपको करना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तिल्ली, यकृत, अग्न्याशय या मस्तिष्क। यहाँ पे मानव शरीर का एक पार्ट दिखाया गया है, स्टोमक क्या है, लीवर क्या है, गॉल ब्लैडर क्या है, लंग्स क्या है ना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, वो होगी लीवर यानी यकृत। लीवर, इसको बोलते हैं हम लीवर। इसी को हम कभी कभी बोल देते हैं जिगर, नहीं बोलते हैं कि जिगर का टुकड़ा है। किसके जिगर का टुकड़ा है, माँ के जिगर का टुकड़ा है वो, है ना। चलिए पहला आता है स्प्लीन यानी तिल्ली, यानी इसी को बोलते हैं स्प्लीन यानी तिल्ली को बोलते हैं हम प्लीहा भी बोलते हैं। देखिए स्प्लीन कहाँ पे होता है, यहाँ पे एकदम छोटा सा आपको दिखेगा, इधर इस साइड में, इसमें फिगर ठीक से नहीं है, स्प्लीन एकदम छोटा सा होगा, प्लीहा या तिल्ली। तो तिल्ली वो होता है। यकृत आपके मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका काम क्या होता है, यकृत यानी लीवर का काम क्या होता है, तो लीवर का काम होता है लगातार पित्त का स्रावन करना। अगर पित्त का स्रावन नहीं करेगा तो भोजन जो आप ले रहे हैं, देखिए
भगवान ने ना इंसान को बहुत सोच समझ के बनाया है, उसका सिस्टम पूरा सोच समझ के बनाया हुआ है। आप जैसे श्वास लेते हैं ना, तो कैसे लेते हैं? ऑक्सीजन नाक से। तो क्या वो टोटली कंप्लीटली सही होता है? नहीं, उसमें कुछ खराब पार्ट भी होते हैं। आप जा रहे हैं, धुआं है, धूल है ना, तो यहाँ पे नाक में बाल होता है, हर किसी का नहीं बोलते नाक का बाल होना मतलब बहुत प्यारा होना, तो यहाँ छन्नी का काम करता है। उसके अलावा फिल्टर होता है, तब जाके आप शुद्ध वायु लेते हैं। तो उसी तरह जब आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन का हर एक पार्ट शुद्ध थोड़े है। आप घर में कितने अच्छे से बनाइए, हर एक पार्ट शुद्ध थोड़े है। तो भोजन में कई खराब और हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको मारने का काम करता है पित्त। समझ में आया? तो यकृत हमेशा पित्त का श्रवण करता है। अगर ये नहीं करेगा ना, तो फिर भोजन सड़ जाएगा, है ना। तो ये याद रखिएगा। लाल रक्त कण के निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करता है। जो आरबीसी हैं, उनके निर्माण के लिए आयरन को स्टोर कौन करता है? लीवर करता है। इसलिए बोलते हैं ना कि लीवर को स्वस्थ रखना है तो दारू शराब कम पीजिए, है ना। एंजाइमों का श्रवण करता है ये लीवर। तो इतने लीवर के मुख्य रूप से काम है। लाल रंग का लीवर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं अगला, अग्न्याशय के बारे में मैंने बता दिया था। मस्तिष्क, ब्रेन का जो भार है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। 1300 से 1400 ग्राम होते हैं, और इसी को बोलते हैं हम 3 पाउंड के आसपास, 3 पाउंड या फिर 13 से 1400 ग्राम पूछिए, 13 से 1400 ग्राम। ये पाउंड वाला तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछेगा मस्तिष्क का सामान्यतः भार कितना है, तो 13 से 1400 ग्राम। इसके 3 भाग मैंने बताए थे, मस्तिष्क को बांटे थे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे ना कई बच्चे आके फंस जाते हैं। याद है, सब कुछ पता है, लेकिन आंसर देते समय ना हड़बड़ी में कहिए, या फिर उस समय पता नहीं उल्टा पुल्टा दिमाग चलने लगता है, उस वजह से कहिए, चाहे तो मिस्टेकली कहिए, गलती हो जाती है आमतौर पे। आज से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बिल्कुल कभी गलती नहीं होंगे आपके। इसका आंसर बताइए फटाफट। चलिए लाल कलर ले लेते हैं, ताकि सूर्य भी लाल ही। देखिए एक चीज समझा देते हैं, ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है, ये एक पार्ट है सूर्य, 1 2 और 1 3, ठीक है। ये है मान लीजिए सन, ये है अर्थ और ये है मून। एक और कंडीशन लेते हैं यहाँ पे हम, 1 2 3, एस सन मून और ये अर्थ। यही कंडीशन आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है SEM, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? SEM, है ना। इसको भी हम AC कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। SEM और SME, इस वर्ड को आप मिलाइए तो ये बोल दीजिएगा आप आसानी से कि सेम, लेकिन ये टफ है बोलना। तो जो बोलना टफ है वो देखना भी टफ है। सूर्य को कभी आप दिन में खड़े होके, धूप के दिन में, मतलब गर्मी के दिन में 2 मिनट देखिए, आप देख नहीं पाएंगे, रोने लगेगा। लेकिन SEM बोलना आसान है, तो चंद्रमा को आप कितना भी देर देखिए, शीतलता प्रदान करती है ना। तो देखिए SEM यानी सन अर्थ मून जब होगा, यानी कहने में आसान हो, तब हम लगाएंगे चंद्र ग्रहण, ठीक है। SME ये बोलने में टफ है, तो यहां पे आप लगा दीजिए सूर्य ग्रहण। सूर्य को देखना टफ है तो बोलना भी टफ है। तो ध्यान रहे, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में है तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में है तो सूर्य ग्रहण। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर में यहां पर रेफ लगा हुआ है, तो ये बिना रेफ वाले दिन होगा, ठीक है, बिना रेफ वाले दिन होगा। जैसे ये होगा सूर्य ग्रहण है ना, तो ये होगा अमावस्या को, और ये जब भी होगा सूर्य दिन में निकलता है तो दिन में होगा। चंद्र ग्रहण, ये रेफ ऊपर नहीं लगा हुआ है, तो यहां पे रेफ लगाने वाला लाइए आप, पूर्णिमा। ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा, ये जब भी आएगा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को ही आएगा। कोई जरूरी नहीं कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगे, लेकिन आमतौर पे पूर्णिमा को की रात में लगेगा। पहला चीज। दूसरा चीज समझ गए आप, इसका आंसर दे देंगे आप। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण का कंडीशन क्या है, ये वाला है। तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो, यहां पे कर लीजिएगा आप, बीच में हो। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो, आंसर सी होगा इसका।
और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों एक सिद्ध में, ध्यान दीजिएगा तीनों एक सिद्ध में दो ही टाइम होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिजगी, SYZY मैंने हर एक वर्ड एक के बाद एक वर्ड बड़ा लिया है कैपिटल। इसको बोलते हैं युति वियुति, इसको बोलते हैं युति वियुति। युति बोलते हैं सूर्य ग्रहण को और वियुति बोलते हैं चंद्र ग्रहण को। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो तब क्या होता है, सिजगी की स्थिति। और ध्यान दीजिएगा जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल काम करता है और इसी कारण महासागरीय जल ऊपर उठता है और वो ज्वार बन जाता है, ज्वार भाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो कुछ मत याद कीजिए, आप चुपचाप याद कर लीजिए ना, पिताजी को याद कीजिए, सारे काम बन जाएंगे, है ना। पिताजी, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जस्ता। पिताजी, पीतल बराबर तांबा प्लस जस्ता, बस कुछ नहीं, पिताजी को याद कीजिए सारा काम बन जाएगा। पिताजी यानी पीतल में तांबा है 70% और जस्ता है 30%, ये मिला हुआ है कंपाउंड। ठीक है, तो पिताजी है, आप याद कर लीजिए चुपचाप, कुछ नहीं करना है इसमें और कुछ नहीं है। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड बोला है यानी जस्तीकरण की बात कर रहे हैं ये, है ना। तो जस्तीकरण कैसे होगा वो देख लीजिए आप। देखिए गैल्वेनाइज्ड यानी जस्तीकरण। जस्तीकरण, जस्तीकरण कब होता है? जैसे लोहा अगर खराब हो रहा हो, धातु अगर खराब होने लगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाते हैं। क्या परत चढ़ाते हैं? जस्ते की परत चढ़ाते हैं। लोहे और इस्पात को जंगरोधी, ठीक है, लोहा आयरन और इस्पात यानी स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए उस पर हम क्या चढ़ाते हैं? जस्ते की परत चढ़ाते हैं। इसी को बोलते हैं यसद लेपन या जस्तीकरण। यसद लेपन या जस्तीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पे ऑप्शन है पारा। पारा को कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रखा जा सकता है। पारा को कमरे के टेम्परेचर पर, ताप पर द्रव अवस्था में रखा जा सकता है। ठीक है, अगला है क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? तो क्रोमियम देखिएगा, यदि स्टील के साथ क्रोमियम को मिला दिया जाए तो जानते हैं क्या बनता है? जंगरोधी इस्पात। जंगरोधी स्टील बन जाता है ये इस्पात, और यही आपके बहुत सारे घर या बिल्डिंग बनते हैं उसमें काम करता है। एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, एक क्वेश्चन था ये था कि अगर लोहे में हम जंग लग जाए, मतलब सॉरी, लोहे में अगर जंग लग जाए तो इसका भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो इसका आंसर होगा लोहे में जब भी जंग लगेगा तो इसका भार बढ़ जाता है। इसको ऐसे याद रखेगा। एक आध महीना मत नहाइए तो शरीर में मैल बैठ जाएगा, तो आपका भार ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो लोहे में जंग लगने का मतलब क्या है? कि काम ना करे, लोहा रखा हुआ है, जंग लग गया तो उसका भार बढ़ जाएगा। ये ट्रिक से याद कर सकते हैं आप, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लगाया जाए, क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश लाल है लाल। हाँ, ये आ गया। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश, फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इसमें होता क्या है। देखिए, मान लिया जाए यह है सूर्य, तो सूर्य की किरणें यहाँ पत्तों पर पड़ेगी। और पहले तो ये समझिए कि पत्तों, जैसे पेड़ पौधे हैं ना, इनको अगर खनिज चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, जल चाहिए, तो ये कैसे लेते हैं? जड़ से लेंगे, जाहिर सी बात है, जड़ से लेंगे। तो अगर जल लेना हो ना तो कैसे लेंगे? तो जल जाइलम से लेते हैं। जाइलम से इनको पौधों के संपूर्ण भाग तक जल पहुंचता है, और जितने भी खनिज पदार्थ या पोषक तत्व हैं वो फ्लोएम से पहुंचते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं, जल पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। और
खनिज लवण और जो भी इनके खाने पीने की चीज़ हैं वो फ्लोएम करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आते हैं, हमने आपको बताया था कि हरे पौधों में जो ये हरा पत्ता दिख रहा है, पेड़ पौधों में जो हरा पत्ता दिख रहा है, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण दिखता है। मैंने बताया था आपको हरित लवक, ठीक है, हरित लवक हरे, उसमें हरा रंग मौजूद होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, पत्तियों में मौजूद हरे रंग जो होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन कैसे बनेगा वो देख लीजिएगा। सबसे पहले ये क्या करते हैं, वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिए? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य का प्रकाश इनको मिला, ठीक है, सूर्य का प्रकाश मिला, वायुमंडल से क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। इनको कौन सा प्रकाश मिल रहा है? लाल। तो इसी की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं पत्तियों के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल पर्णहरित की उपस्थिति में हम भोजन बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिए वायुमंडल से, सूर्य के प्रकाश से लाल प्रकाश लिए, और इस प्रक्रिया में हम ये पौधे जो है O2 मुक्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन। लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। अब ये जो करते हैं ये एक क्या है? एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है, जीव का एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरी बात, जब ये कर लेते हैं तो इनका उत्पाद जो होता है, अंतिम उत्पाद, वो होता है ग्लूकोज। इस भोजन को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, जो शीघ्र ही ये ग्लूकोज क्या हो जाता है? भोजन यानी मंड में बदल जाता है। भोजन यानी मंड में बदल जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे और याद रखिएगा आप, कि प्रकाश संश्लेषण में जो फ्री एनर्जी होती है वो स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऊर्जा फ्री होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। और एक चीज और आपको, जैसे अगर हम बोले कि अल्ट्रावायलेट किरणें हमको बचाती है, पराबैंगनी किरणें हमको पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत बचाती है। पेड़ पौधों को कौन बचाता है? तो उसका एक है कैरोटीनॉइड वर्णक। कैरोटीनॉइड वर्णक है ना, ये चीज पौधों को बचाता है। किससे? तो अल्ट्रावायलेट रेज से, यूवी रेज से, है ना, यानी क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रावायलेट रेज, यानी पराबैंगनी किरणों से इनको बचाता है। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है एड्स किसके कारण होता है? अब ध्यान दीजिएगा, एड्स किसके कारण होता है? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एड्स क्या है? वायरस है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, या सभी है? पहले तो अब समझिए कि एड्स क्या है। एक वायरस रोग है, यानी विषाणु रोग है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह है एड्स का पूर्ण रूप। हम प्रतिवर्ष एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। ठीक है, एड्स एक वायरस है, और इसकी मतलब ये होता कैसे है? एड्स रोग जो होता है वो HIV के कारण होता है। अब HIV, आप बोलते हैं ना कि HIV पॉजिटिव है, HIV का फुल फॉर्म क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एड्स वाला तो बहुत बार पूछा गया है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब देखिए यहाँ पे वायरस आया, वायरस वर्ड, यानी ये क्या है? विषाणु जनित रोग है। अच्छा, इसमें होता क्या है? तो इसमें क्या होगा ना कि रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल घट जाएगी। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोगी के रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को, रोगी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको कमजोर करती है। वहां पे टी लिम्फोसाइट, कौन सा? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है, टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे बॉडी में जो WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मानव शरीर के, मतलब क्या बोलते हैं, मजबूती के लिए, या फिर बोले रोगों से लड़ने के लिए। तो वहाँ पे टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं को ये प्रभावित करते हैं विषाणु, और रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। ठीक है, हम प्रतिवर्ष एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। अब HIV की जांच कैसे होती है? तो इलिसा टेस्ट होता है, इलिसा।
इलिसा का फुल फॉर्म क्या है? तो इलिसा का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? इलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये इलिसा जांच एड्स के लिए की जाती है। अब आते हैं हम आगे, जीवाणु क्या है? बैक्टीरिया इसको बोलते हैं हम। अब जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए, जीवाणु से होने वाले रोग हैं टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया यानी ट्यूबरकुलोसिस टीबी, और तपेदिक हो गया, है ना। इसके अलावा और कौन सा होगा जीवाणु जनित रोग? तो आपका हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, आपका डिप्थीरिया हो गया, आपका हो गया प्लेग हो गया, है ना। ये सारे रोग होते हैं जीवाणु जनित। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका हो गया पहला तो कोरोना, बड़ा फेमस हो गया है कोरोना। उसके बाद आपका हो गया, कोरोना के बाद और कौन सा रोग होगा? तो यहां होगा रेबीज हो गया। रेबीज किसके काटने से होता है? कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रेबीज या इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। वायरस से फैलने वाले और कौन कौन से रोग हैं? तो खसरा है, पोलियो है, एड्स है, खसरा है, पोलियो है, एड्स है, छोटी माता है ना, छोटी माता, और चेचक है। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ से, तो देखिए प्रोटोजोआ से मुख्य रूप से आपका मलेरिया ले लीजिए, काला जार होता है इसी से, है ना। मलेरिया हो गया, आपका काला जार हो गया, पैरिया हो गया, दांत का रोग होता है पैरिया, निद्रा रोग हो गया, कोई नींद में चलने लगता है उठ के, है ना। आप लोग तो नहीं चलते हैं ना नींद में, तो ये सारा चीज़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एड्स किसी कारण होता है? विषाणु के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आनुवांशिकता के जनक कौन है? बताइए, आनुवांशिकता के जनक कौन है? इसके तो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके बताया कि आनुवांशिकता नाम की कोई चीज होती है। तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल, मटर के पौधे पर प्रयोग किए, और इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता के पिता। अब आते हैं पहले ऑप्शन पे, डार्विन। डार्विन का नाम है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स डार्विन। इन्होंने ही विकास का सिद्धांत दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अब आते हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच कौन है? रोग का कीटाणु सिद्धांत दिया था। रोग का कीटाणु सिद्धांत, इन्होंने रोग के कीटाणु की खोज की थी, यही सिद्धांत मतलब दिया था। और पशुओं में होने वाले जो रोग हैं, एंथ्रेक्स रोग हुआ था, उसकी खोज की थी कि पशु में एंथ्रेक्स रोग हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से। तो इस रूप में इनको, रॉबर्ट कोच को, रोग के कीटाणु की खोज करने के रूप में जाना जाता है। हिप्पोक्रेटस कौन है? तो हिप्पोक्रेटस, देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, औषधि होती थी, मतलब दवाइयाँ मेडिकल्स नहीं होती थी। तो औषधि विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं हम? फादर ऑफ औषधि विज्ञान। किसको बोलते हैं? हिप्पोक्रेटस को। तो आपका आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल हुआ, आनुवांशिकता के जनक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। देखिए प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाएगी, बताइए। मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बोला था कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो है वो कहाँ पाई जाएगी? सोयाबीन में। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश में। और अगर आपको पूछे कि सोयाबीन विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आप बोलिएगा यूएसए। यूएसए के लोग बहुत तेज होते हैं, सोयाबीन खा खा के बहुत तेज हो गए हैं। गेहूँ, तो गेहूं में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अरहर दाल में क्या पाया जाएगा? दाल में प्रोटीन हो गया, है ना। उड़द भी एक दाल ही है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके, तो इसका आंसर होगा सोयाबीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 नंबर। रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? थक तो नहीं रहे ना?
थकना मना है, रुकना मना है। ए राही अपने पथ पे चलते रह, आज न कल तेरा मंजिल मिल ही जाएगा। थकिए मत, अभी शादी ब्याह करना है, बाकी है, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए थकिए मत, अच्छे से पढ़िए, कुछ नहीं है, अभी आधा पहुँचे हैं, आधा पहुँचने वाले हैं। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? अब देखिए यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रुधिर वर्ग पूछा है, यानी ब्लड ग्रुप। हमने बताया था ब्लड ग्रुप कितने हैं, टोटल ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4, ठीक है ना, अभी बताया था जस्ट पहले। तो ब्लड ग्रुप 4 है, कौन है? ए, बी, ओ और ए बी, ये है ना 4। तो ये ब्लड ग्रुप है। इसकी खोज किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर ही हैं इस ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता। लेकिन यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, 1901 में लैंड स्टीनर ने ए, बी और ओ की खोज की थी। 1901 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ की खोज की थी। ध्यान दीजिए, 1902 में एक और ब्लड ग्रुप खोजा गया, ए बी, और इसके खोज करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है डिकस्टेलो और स्टर्ली। क्या नाम है? डिकस्टेलो और स्टर्ली। इन दो व्यक्तियों ने ब्लड ग्रुप ए बी को खोजा था। तो मुख्य रूप से जो रुधिर वर्ग की खोज की थी वो कौन क्या था? कार्ल लैंड स्टीनर। अब आता है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे को हम क्यों जानते हैं? विलियम हार्वे हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी इन्होंने। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? वो किया था विलियम हार्वे ने। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका रुधिर हो गया है ना, उसके बाद हृदय हो गया, रुधिर वाहिकाएं हो गई, इन सब चीजों को मिला के क्या बनता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप 4 ही हैं, और रुधिर परिसंचरण तंत्र मतलब पूरा सिस्टम का बात कर रहा है। तो सिस्टम में रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिका, ये 3 आएंगी मुख्य रूप से, मतलब और भी चीज होते हैं। तो इनकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। मानव शरीर में कितना रक्त होता है? मैंने आपको बताया था 5 से 6 लीटर। एक और ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, जेम्स वाटसन और क्रिक। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी, ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका रिसाव हुआ था, तो ये कैसे हुआ था? कौन सी गैस थी? देखिए कई बार क्वेश्चंस में साइनाइड देता है, गलत है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक इसको बोलते हैं, मिक, MIC, मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी? तो ध्यान दीजिएगा, 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के एक जगह है, अभी तो राजधानी है ना मध्य प्रदेश का भोपाल, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी में इस गैस का यानी मिक गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 15-20 हजार लोग मारे गए थे और लाखों लोग मतलब उससे प्रभावित थे। ये जहरीली गैस थी, है ना। तो ये त्रासदी बहुत ही भयानक रूप में हुई थी। तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO। ये हमारे जो गाड़ी है, जो वाहन है, उनके निकलने वाले धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, और हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन ले जाती है ब्लड को, उसके मतलब आने जाने के रास्ते को कम करते हैं। मतलब हम अगर ये बोले कि ब्लड सर्कुलेशन को धीमा करने का काम कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं, जिससे हमारा दिमाग हमेशा घूमते रहेगा, या फिर दिमाग कम काम करेगा, या फिर काफ़ी टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड के उसमें रहिएगा संपर्क में, तो मौत भी होने की संभावना होती है। तो ये था आपका। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनेट को CH3NCO बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? CH3NCO। या अगर इसी को आपको दूसरे रूप में बोलना हो तो C2H3NO। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ये वाला चीज
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? खट्टा होगा नहीं तो क्या मीठा होगा, है ना? खट्टा ही तो होता है नींबू, कारण क्या पता, चलिए पता होना चाहिए। इसका आंसर है साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। खट्टे फलों में कौन पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। ये आप याद रखेंगे, खट्टे फलों में जो होता है साइट्रिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल किस में होता है? तो सिरका में। आप जब प्याज वगैरह खाते हैं ना होटल में बैठ के, तो उसमें सिरका डाला जाता है, सिरका और भी यूज है। टार्टेरिक अम्ल किस में होते हैं? टार्टेरिक होते हैं इमली में, अंगूर में, है ना, अंगूर इमली में टार्टेरिक अम्ल होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं H2SO4, इसको बोलते हैं किंग ऑफ रसायन, रसायनों का राजा। रसायनों का राजा किसको बोलते हैं हम? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका यूज कहाँ होता है? कार की बैटरी वगैरह में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो नींबू खट्टा क्यों होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन। यहाँ पे क्या आंसर होगा? ध्यान दीजिए, बताइए आंसर। देखिए, इसमें भरा जाता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या भरा जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। जो आपका द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो है, यानी LPG, यहाँ पे दिख रहा होगा, HP का है, भारत गैस है, इंडियन है, तीनों गैस लिया गया है। तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो होता है उसमें प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस से C3C4, ठीक है, C3 और C4 हाइड्रोकार्बन, इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अर्थात इसी को बोलते हैं हम, C3 को हम क्या बोलते हैं? C3 को बोलते हैं प्रोपेन और C4 को बोलते हैं ब्यूटेन। मतलब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक है, इनको मिला दिया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस जो है उनसे इनको प्रोपेन और ब्यूटेन को लेकर हम अधिक दाब पर द्रवीकृत करके और सिलेंडरों में भर देते हैं, वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां ये उठता है कि जब आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी ये जो घर में जो सिलेंडर यूज करते हैं, अगर वो रिश्ता है तो आपका अजीब टाइप का दुर्गंध आता है, जबकि ऐसा नहीं है कि ब्यूटेन प्रोपेन को मिला दिए तो आपका दुर्गंध आएगा, बिल्कुल नहीं। तो गैस कंपनियां जो है या जो गैस बनाने वाले हैं उन्होंने सोचा कि अगर ये दुर्गंध देगा ही नहीं, ब्यूटेन प्रोपेन को मिला के हम मान लीजिए सिलेंडर भर के दे दिए, दुर्गंध देगा ही नहीं, तो फिर पता कैसे चलेगा? तो इसमें एक चीज मिलाया जाता है, इथाइल मर्केप्टन, इथाइल मर्केप्टन, इथाइल मर्केप्टन। ये मिलाने से क्या होता है? दुर्गंध हो जाता है। ये मतलब अगर गैस रिसेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिस रहा है या नहीं रिस रहा है। तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन को मिलाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायनेमो का कार्य है, अब ध्यान दीजिएगा, डायनेमो क्या करता है? डायनेमो क्या है? डायनेमो एक यंत्र है और ये बदलेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या है? एक यंत्र है। डायनेमो एक यंत्र है और यंत्र डायनेमो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यहां पे कुछ ऑप्शंस भी हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो मोटर। कौन बदलता है? मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बैटरी। अब आप बता देते हैं बैटरी। बैटरी कभी आप देखेंगे जो बिजली जहाँ से बिजली संचालित होती है तो वहाँ पे देखेंगे आप काफ़ी बैटरियाँ रखी होती है और वही बैटरी क्या करती हैं, मतलब एक उनको बोला जाता है कि अगर ये नहीं रहे तो विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होगी ही नहीं। तो वहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बैटरी क्या करता है? बैटरी एक रसायन है, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है चीज़ों को। ठीक है, चलिए दो चीज़ और हमको पूछना था, यहाँ पे बताना था। हाँ, एक तो ये कि अगर आपके जो AC वोल्टेज है, AC का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का मतलब कि जो आपके घर में बिजली आई है, डायरेक्ट बिजली आई है, वो रुक रुक के आती है। और एक होता है DC यानी डायरेक्ट करंट, जो कि आपका बैटरी देता है,
हम कोई भी आपका इन्वर्टर का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डीसी डायरेक्ट करंट देता है, मतलब धारा प्रवाह चलते रहेगा। एसी का काम है अल्टरनेट करंट, रुक रुक के धारा प्रवाह करना, और डीसी का काम है डायरेक्ट करंट, मतलब रेगुलर देना, ठीक है। दूसरा चीज जो मुझे पूछना था, इन्वर्टर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना। कमेंट करके बताइएगा। एक चीज और, रेक्टिफायर का क्या यूज है? कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बन के अपरूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप्स, तो ये है आपका मुख्य रूप से 3। हाँ, यहां पे तो लिखा हुआ है हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, तीनों है। तो देखिए मैंने यही बोला था आपको कि जब भी आपका ऑप्शन 1 से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? ई, यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं ग्रेफाइट पे। कार्बन के अपर रूप कौन कौन है? हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। अब ध्यान दीजिएगा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। इस पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। मैंने ये बोला हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, धातु की बात नहीं किया मैंने बोला आपको कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, धातु नहीं बोला मैंने। कभी कभी आप देखिएगा आपके घर में जो बोरिंग होती है वो कौन सी बोरिंग होती है? हीरा बोरिंग, है ना। खैर, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, या तत्व बोल सकते हैं आप। अब आता है दूसरा, हीरा की जो आकृति होती है वो चतुष्कोणीय होती है, और ग्रेफाइट का समषटभुज, ठीक है, समषटभुज। और ग्रेफाइट के बारे में आपको बता दें कि हीरा से थोड़ा मुलायम होगा, ठीक है। ग्रेफाइट का यूज हम कहाँ करते हैं? तो देखिए ये जो नोक बना हुआ है ना, पेंसिल का नोक, ये तो दूसरा पेन है, पेंसिल का जो नोक बनता है ना वो ग्रेफाइट का बनता है। और यही नहीं, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं यानी स्नेहक, जो घर्षण को क्या करते हैं? कम करते हैं, तो स्नेहक का काम जो है वो ग्रेफाइट उसमें भी यूज होता है, स्नेहक में। अच्छा, एक और चीज, सबसे कठोर अगर पूछे कि धातु, सबसे कठोर अगर धातु पूछ दे, कठोरतम धातु, तो आप क्या आंसर करेंगे? प्लेटिनम। क्लियर? फिर से एक बार रिपीट करा दे, कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर धातु यानी सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। कोयला को आप बोलते हैं कौन सा हीरा बोलते हैं? काला हीरा भी बोलते हैं कोयला को, है ना। कोयला के 3 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बढ़िया कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 95 to 97% होती है, के आसपास होती है। तो ये बहुत बढ़िया जलेगा, जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होगा वो बहुत अच्छा जलेगा। तो सबसे बढ़िया आपका कोयला जो होगा वो एंथ्रासाइट। सोना यानी गोल्ड। अब सोना को सबसे बोलते सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय और सबसे तन्य, 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तार के रूप में खींच सकते हैं आप, है ना। तो सबसे आघातवर्धनीय, पीटते रहिए लेकिन ये टूटता नहीं है जल्दी। खैर चलिए, अब आ गया, तो आपका आंसर इसमें कौन सा होगा? ई। एटम यानी परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है परमाणु में नाभिक की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो परमाणु में नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन यानी नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, ठीक है। यहां पे नाभिक होगा, तो परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। अब आपको बताते चले यहाँ पे जे थॉमसन कौन है, जेम्स चैडविक कौन है और न्यूटन कौन है। और आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं, पेन, PEN, और यहाँ पे गो टू चैडविक याद रखिएगा, गो टू चैडविक। P से होगा प्रोटॉन, E से होगा इलेक्ट्रॉन और N से होगा न्यूट्रॉन। गो से होगा गोल्डस्टीन, इसकी खोज करता यानी ये सामने वाला, ये प्रोटॉन के खोज करता गोल्डस्टीन। TO मतलब थॉमसन, जे थॉमसन होगा इसका आंसर।
जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जे थॉमसन किसके हैं? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन हुए? जेम्स चैडविक हुए, और प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन हुए? गोल्डस्टीन हुए। और आपका न्यूटन बचता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण संबंधी इन्होंने नियम दिया था न्यूटन ने, और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी 3 नियम दिया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के जब तक किसी पे बाह्य बल न लगाया जाए, कोई वस्तु विराम अवस्था में, गतिशील अवस्था में अगर है, कोई वस्तु विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में है, जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वो हिलते डुलती नहीं है। पहला, जैसे आप बोलते हैं ना, कंबल को झाड़ते पीटते हैं तो धूल निकलता है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिएगा। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है कि जैसे, दूसरा का उदाहरण देते हैं, जैसे ऐसा है ना कि कोई बॉल खिलाड़ी कैच करता है तो पीछे की ओर खींचता है, मतलब कोई चीज़ झटका देता है ना। जैसे गाड़ी में झटके के लिए क्या बनाया जाता है? सॉकर बनाया जाता है। तो झटके से बचने के लिए सॉकर, और झटके से बचने के लिए खिलाड़ी हाथ में जब बॉल लेता है तो पीछे की तरफ खींचता है। ये उदाहरण हुए सेकंड नियम के। थर्ड नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। बंदूक से गोली चलाइए तो झटका आपको लगेगा उतनी ही तेज। खैर, नाव से कोई आदमी कूदा तो उसको उतनी ही झटका लगती है पीछे की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? ये इंपॉर्टेंट था। अब यहां पे आपका फुल एक्सप्लेनेशन कर देता हूं मैं। देखिए, ये है आपका, इसमें दिया गया परमाणु का दिखाया गया कैसे कैसे रन कर रहा है। ये है न्यूक्लियस, ठीक है, यानी नाभिक। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में कौन कौन होते हैं? बहुत बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? तो नहीं है तो सीधा सा बात में फोटोन को उड़ा दीजिए, है ही नहीं, है ना। लेकिन आपका क्वेश्चन कई बार यह पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 भाग है परमाणु के। तो परमाणु के नाभिक में, यानी न्यूक्लियस यानी केंद्र में, परमाणु के केंद्र में यानी नाभिक में कौन नहीं होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसमें अंदर में यानी नाभिक में कौन है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको ये चीज याद रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सुमेलित कर लीजिए इसको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, सूची 2 है, मिलाइए। और ई में इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन है। नीला थोथा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो आप इसको मिलाएं फटाफट। नीला थोथा, नीला थोथा को हम बोलते हैं या इसको बोलते हैं CuSO4। यहाँ पे उधर लिखेंगे हम। नीला थोथा को हम कॉपर सल्फेट से मिला दिए, है ना। आप भी मिलाते रहिए। नीला थोथा को हम तूतिया भी कहते हैं। तूतिया, तूतिया का मत लगा दीजिएगा, तूतिया बोल रहे हैं हम, तूतिया। तो नीला थोथा, तूतिया। यहां पे कॉपर सल्फेट, ठीक है। कास्टिक सोडा, इसको मिला लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल गया 4 नंबर पे। बेकिंग सोडा को बोलते हैं हम खाने का सोडा, तो इसको बेकिंग सोडा को मिला लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो आंसर क्या होगा? 2 4 3 1। 2 4 3 1 किस में है? 2 4 3 1 डी ऑप्शन में है। तो ये होगा आपका आंसर। लेकिन उसके पहले आपको कॉपर सल्फेट को बोलते हैं CuSO4, ठीक है। दूसरा आपका है कास्टिक सोडा, NaOH बोलते हैं कास्टिक सोडा को। किधर गया कास्टिक सोडा? ये है NaOH। और सोडियम नीला थोथा को हम बोल दिए यानी कॉपर सल्फेट CuSO4। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं NaHCO3। किधर है बेकिंग सोडा? ये है आपका NaHCO3, ठीक है। और बाकी बचा आपका ये वाला यानी धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। Na2CO3 इंटू 10H
2O, ये है आपका वॉशिंग सोडा। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछते हैं, खासकर ये तो जरूर पूछते हैं, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा, इनका सूत्र भी पूछ लेगा या फिर इनका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी नहीं। देखिए एक चीज़ और बताते हैं, जैसे आप एग्जाम देने गए ना, तो करिएगा क्या कि जो आंसर आपको मतलब आ रहा है, सॉरी जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है वो तो दे दिया आप, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है उसमें क्या करिएगा, ऑप्शन को हटाइएगा, ऑप्शन हटाते जाइएगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये ऑप्शन बच रहा है एक, तो फिर आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ पे सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है पूछा है ना, ठीक है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है ना। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर होगा आपका ब्यूटेन, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन, अब ब्यूटेन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है, C4H10। ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है, C4H10। यह ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, अब जलती है तो सिगरेट में प्रयुक्त कर लेते हैं। बाकी प्रोपेन, मीथेन आप जान रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो O2 विमुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में, देखिए वायुमंडल में देखिए 3-4 प्रमुख गैसें हैं, याद रखिएगा एकदम सीक्वेंस से। पहला नाइट्रोजन, ये मिटा देता हूं, पहला है नाइट्रोजन, आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है 78%, ये याद कर लीजिए। दूसरा है ऑक्सीजन O2, यह है 21%। तीसरा है ऑर्गन AR, यह है 0.93%। और CO2 है आपका 0.03%। ये 4 तो आप रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। वायुमंडल में हमारे इस प्रकार से गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी कारक है, वैश्विक तापमान के लिए, याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में 0.03% है। कभी भी कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो जलाते हैं, लकड़ी जलाइए या कुछ भी जलाइए, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगले क्वेश्चन पे चले। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये तो आसान है, बता सकते हैं आप, है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी इसमें है स्टेपिज। स्टेपिज कान में होता है। स्टेपिज, मैलियस और इनकस, ये तीनों कान की हड्डियां हैं। तीनों कहां की हड्डियां हैं? कान की हड्डियां हैं। फीमर, ये जांघ की हड्डी है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और मैलियस, स्टेपिज, इनकस। यहां पे कान का फोटो दिख रहा होगा आपको। तो सबसे छोटा जो मानव शरीर का हड्डी है वो स्टेपिज, वो होता है कान में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन भूमिगत तना का उदाहरण है? अब तना इसमें पूछा है ना, अंडरग्राउंड स्टॉर्म। तो ये तो एक ट्रिक बता देते हैं, आप याद रखेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। हल्दी, आलू, अदरक, पुष्प, इनमें से कौन भूमिगत तना का उदाहरण है? देखिए एक ट्रिक बताते हैं आपको, वो याद रखिएगा। आओ पिया अब हल्के से, यहाँ पे ल छोटा ही था, ठीक था, तो ठीक है। आ से होगा आलू, ओ से होगा आपका ओल, ये सब तना है। पिया मतलब प्याज, ठीक है। अ मतलब होगा अदरक, ब मतलब होगा बांडा, हल आधा हल, तो हल्दी इसको लिख दीजिए। और के मतलब केसर। ध्यान दीजिएगा, केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य जम्मू एंड कश्मीर, अब तो ये यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी, तो ये भी याद रखिएगा। ओल, प्याज, अदरक, बंडा, हल्दी, केसर, ये है आपके तना का उदाहरण, ये है आपका तना। तो इसमें आंसर क्या होगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी का बर्फ बनना कैसा परिवर्तन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पानी का बर्फ बनना। ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा आंसर करते रहिए तब तक। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन,
ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन ध्यान दीजिए, मूल पदार्थ अलग पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। कोई भी मूल पदार्थ है वो अलग पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है और उसको किसी भी तरह पुनः उसी प्रारंभिक अवस्था में हम नहीं ला सकते हैं। यह है आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। दहन यानी जलना, लकड़ी जला दीजिए आप, कोयला बन जाएगा, कोयला से फिर लकड़ी आप नहीं ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है खाना पकना, दूध से दही बन जाना। मतलब इसमें आपको याद रखना है वैसे चीज जो एक बार आप कर लिए तो बाद में वापस नहीं आए। खाना बना लिए, पका लिए, जैसे चावल पका लिए, रोटी बना लिए, तो फिर रोटी आटे में कन्वर्ट नहीं हो सकता है ना। तो उसी तरह ये एग्जाम्पल है इसके। फिर है मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गया तो फिर वो वापस अपने रूप में नहीं आएगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन समझिएगा, भौतिक परिवर्तन ये होता है कि पदार्थ परिवर्तित होता है लेकिन आप उसको फिर से अगेन वापस ला सकते हैं मूल अवस्था में। जैसे बर्फ बनना, पानी का बर्फ बनना, पानी अगर बर्फ बनता है तो फिर से वो पानी बन जाएगा। फिर दूसरा आपका दूध में मलाई का बनना, मलाई जिसको बोलते हैं छाली, छाली को फिर दूध में घोल दीजिए, दूध ही बन जाता है ना। फिर आपका है चीनी का पानी में घुलना, चीनी को पानी में घोल दीजिए, है ना, तो ये फिर से वापस आ जाएगा। और एक और एग्जांपल इसका लेते हैं हम, जैसे मोम का गलना, मोम गलाइएगा ना, मोम हम क्या बोलते हैं कि उसको नहीं ले रहे हैं, किसी चीज को जला नहीं रहे हैं, मोम का को गला रहे हैं, गलना, इसको गलना होगा, फिर वो पिघल जाएगा, फिर वो वापस रूप में अपने आ जाएगा। और दूध को का क्रीम अलग कर देना, ये सब आपके किसके उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। तो पानी का बर्फ बनना यह है आपका भौतिक परिवर्तन। चलते अक्षय परिवर्तन वो होता है कि मतलब कि अक्षय मतलब जो कभी नाश ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयले का सबसे अच्छा प्रकार है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था इसके पहले कि कोयले का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है। तो कोयले का सबसे अच्छा प्रकार बताइए फटाफट। यह है आपका एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट पिट। कोयले का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा होगा? तो वो होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। एंथ्रासाइट, फिर उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पिट। पिट सबसे खराब होता है, पिट कोयला सबसे खराब होता है। और कोयला के भंडारण में भारत में सबसे नंबर 1 शीर्ष पे है आपका झारखंड राज्य कोयला भंडारण में। लेकिन कोयला उत्पादन में सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो वो है छत्तीसगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्व इनमें से क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। भोजन के मुख्य पोषक तत्व तो ये हैं आपके चारों, ऑल हैं। क्लियर है? ऑल। अब ध्यान दीजिएगा, पहला चीज, प्रोटीन का काम क्या होता है? टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है, जो हमारा टूट फूट होता है उसकी मरम्मत करता है। कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देता है और वसा हमको क्या देता है? ये भी ऊर्जा देता है। विटामिन हमारे बॉडी में क्या करते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, हमको स्वस्थ रखते हैं। बस क्लियर। अब आते हैं प्रोटीन। इसके स्रोत कौन से हो सकते हैं? प्रोटीन के स्रोत, तो प्रोटीन का स्रोत आपको सोयाबीन बताया है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा? तो आप खाइए, चावल खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। वसा, तेलीय चीज। विटामिन, विटामिन के लिए आपका स्रोत क्या है? विटामिन के लिए आपका स्रोत हो गया भाई, विटामिन लेते हैं ए बी लेते हैं ना विटामिन, तो विटामिन वहाँ से ले लीजिए। और वसा का स्रोत हम बता देते हैं आपको 2-4 और वसा के स्रोत हैं, जैसे सरसों है, मूंगफली है, सूरजमुखी है। सरसों का तेल निकलता है, मूंगफली का भी तेल और सूरजमुखी का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, विटामिन के खोज करता थे फंक। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए फटाफट। इनमें से जल में घुलनशील विटामिन, भूमिका चावला। बस टिक लगा दिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। भूमिका चावला हो चुका है। मौत के कुआं में कौन सा बल लगता है? वाह क्या बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौत का कुआं, देखिए ना, मौत का कुआं। देखिए बल, अब बल में 3 बल का हम यहां पे डिस्कशन करेंगे और 3 ही बल तो है मुख्य रूप से।
चलिए पहला बल लेते हैं, जैसे एक सेंटर है ये, एक सेंटर है ये, मान लीजिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है। अब समझिए अब अभिकेंद्री बल कौन सा होता है? कोई भी बल जो किसी भी चीज को केंद्र की तरफ खींचे, देखिए ऐसे खींचे, इसको बोलते हैं हम अभिकेंद्री बल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कुछ आपको दे देते हैं। अभिकेंद्री बल के एग्जाम्पल्स कौन कौन है वो आपको दे देते हैं। हवाई जहाज का मुड़ना, हवाई जहाज लेके उड़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं तो केंद्र की तरफ मुड़ते हैं आप। ग्रहों का चारों ओर चक्कर लगाना, केंद्र की ओर लगाते हैं, नहीं तो पता चला ग्रह यहाँ चल रहा है इधर निकल गया, है ना। हवाई जहाज लेके चले हैं, मालूम चला कि जाना था इधर ये पश्चिम में, लेके चले गए उत्तर में। फिर आप साइकिल को मोड़ते हैं, अभिकेंद्री बल लगता है। मोटरसाइकिल को मोड़ते हैं, अभिकेंद्री बल, जहां पे मोड़ होता है ना वहां पे अभिकेंद्री, केंद्र की ओर मुड़े रहते हैं। नहीं तो अगर बाहर की ओर मुड़ेंगे ना तो पता चला कि हॉस्पिटल। यह हो गया अभिकेंद्री बल के उदाहरण, मुख्य रूप से आपको जो बताया मैंने। ठीक है, परमाणु के नाभिक चारों ओर घूमते हैं अभिकेंद्री बल के कारण। अभी परमाणु के नाभिक दिखाए थे ना जो चारों ओर घूमते हैं। अब आते हैं अपकेंद्री, इनको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्री बल क्या होता है? मान लीजिए केंद्र है यहाँ, यहां से बल बाहर की तरफ धकेले, बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की ओर बल धकेलता है जो, उसको बोलते हैं अपकेंद्री। अप मतलब ऊपर, ऊपर धकेल देगा, ऊपर बल लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्री बल को क्या बोलते हैं? ये वाला ये चीज है और ये वाला ये चीज है। अपकेंद्री बल को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्री, अप मतलब ऊपर, केंद्र से ऊपर लग रहा है। अब इसमें क्या होगा? जैसे वॉशिंग मशीन में मैंने यहां कपड़े डाल दिए, जैसे ही चलाएंगे सब ऊपर बाहर फेंक देगा, पहला। दूसरा, क्रीम को जब मथते हैं ना, मट्ठा महाता है ना, देखे है ना, तो वो क्रीम कहां जाता है? बाहर की ओर फेंकता है, तो वो आपका अपकेंद्री बल का उदाहरण हुआ। ठीक है, क्रीम निकलना, वॉशिंग मशीन हो गया। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया था? न्यूटन ने। 1686 ईस्वी में न्यूटन ने यह बताया था कि जो पिंड है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे को खींचे हुए हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। लेकिन इसके पहले भारत के एक गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले बता दिया था कि पृथ्वी जो है, यानी जो भी ग्रह है, पिंड है, आपस में एक दूसरे से खींचे हुए हैं। लेकिन इसको प्रमाणित रूप में, मतलब क्या बोले, इसका जो 1686 में गुरुत्वाकर्षण बल जो के बारे में जो बताया वो न्यूटन ने बताया था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जैसे हम चल रहे हैं तो हमारा जो पांव है वो पृथ्वी की ओर खींचा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मौत के कुआं में कौन सा बल लगता है? हाँ, ये तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे दोनों बल लगता है, यानी आंसर होगा आपका ई, यानी एक से अधिक। ये भी बल लगेगा, ये भी बल लगेगा। बता रहे हैं कैसे। मान लीजिए मौत के कुआं में एक आदमी यहाँ है, तो पहले तो वो चलना स्टार्ट करेगा तो बाहर की ओर फेंकाएगा, फिर अंदर की तरफ भी तो आता है वो, तो दोनों बल लगता है समान रूप से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले तो आपको बता दें कि मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या, ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछे कि मानव में कितनी है तो बोलिएगा 46। गुणसूत्र की जोड़ी पूछेगा तो बोलिएगा 23। ये याद रखिएगा। अब चलिए 22 जोड़ी तो सेम होता है दोनों में, 22। यहाँ पे हम फीमेल लेते हैं, यहाँ पे मेल लेते हैं, तो 22 प्लस एक्स यहाँ पे ले, 22 प्लस एक्स यहाँ पे ले। एक कंडीशन दिखा रहे हैं आपको हम, ठीक है। तो महिलाओं में क्या होता है? अंडाणु, और पुरुषों में क्या होगा? शुक्राणु। ये शुक्राणु है। अगर पुरुष का शुक्राणु 22 प्लस एक्स वाला है और यहाँ ये अंडाणु जो है, ये महिला का जो 23वां जो ये सॉरी, इसको मिटा देता हूं मैं, ये जो अंडाणु है, तो ये 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स मतलब 23वां जोड़ी। 23वां जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए। तो 22 प्लस एक्स अगर शुक्राणु जो है मेल का 22 प्लस एक्स वाले अंडाणु के साथ अगर संपर्क होता है और ये जाइगोट करते हैं तो ये बनता है 23वां जोड़ी। तो 23वां जोड़ी जो बनेगा वो XX ही बनेगा, इसका मतलब ये लड़की होगी। क्लियर?
22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स यानी 23वां जोड़ी जो बनेगी, जाइगोट जो होगा वहां पे वो क्या करेगा, लिंग निर्धारण करेगा। तो उसमें जो होगा युग्मनज जो होगा, जब शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तो इसको युग्मनज जब होगा यानी जाइगोट जब होंगे बनेंगे। 23वां जोड़ी जब बनेगा तो वो होगा XX यानी लड़की। एक कंडीशन आपका ये हो गया। दूसरा कंडीशन पुरुषों में ही होता है, महिलाओं में देखिए 23 जोड़ी एक्सेस वाला होता है। अब पुरुष में जो 23वां जोड़ी होगा ना, 23वां वो होगा XY वाला जोड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो हम X ले आए, अब फिर 22 प्लस Y लाते हैं। एक कंडीशन दिखा चुके हैं आपको, यहाँ पे फिर शुक्राणु मिलेंगे और यहाँ पे फिर ये 22 प्लस X ही मिलेगा, तो ये अंडाणु होगा। दोनों जब जाइगोट करेंगे ना तो फिर यहाँ पे XY बन जाएगा यानी ये लकड़ा होगा, सॉरी लड़का होगा, है ना। चलिए, तो ये समझ में आपको आ गया। तो लिंग निर्धारण के लिए पुरुषत्व यहाँ पे कौन सा होगा, XY होगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो फर्टिलाइजेशन जब होगा, निषेचन जब होगा, जब जाइगोट का फिर बाद में निर्माण होगा, 23वां जोड़ी जब बनेगी XX तो वो होगी लड़की और XY बनेगा वो होगा लड़का। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन पे आते हैं। अब वाह, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। किस प्रकार का दृष्टि दोष है, बताइए, आराम से बता सकते हैं। देखिए, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो यह होगा दूरदृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, जो दृष्टि दोष होगा, एकदम सिंपल सा भाषा समझा देते हैं, सिंपल सा बात समझाते हैं। जो दृष्टि दोष होगा उसमें दिखाई देगा, बस सिंपल फंडा। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि में आप कंफ्यूज करते हैं ना। जो दृष्टि दोष होगा, यहां दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखेगा लेकिन नजदीक का नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया सॉरी, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की नहीं देगी। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, निकट 3 वर्ड है, इसको 4 वर्ड वाले लेंस से खत्म कर दीजिए। अवतल लेंस, 4 शब्द वाले अंश। ये है दूर, दूर में 2 अक्षर है तो यहां पे उत्तल लेंस का यूज कीजिए। काम बन गया, काम खत्म। हाँ, अब आते हैं दूसरे वाले पे। अब है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं इसको। अब जरा दूरदर्शिता कैसे कहेंगे इसको, अधिक उम्र जब हो जाएगा ना, अधिक उम्र जब होने पे आंख का मतलब जो देखने का क्षमता है वो घट जाता है ना, तो आपको नजदीक ना तो पास कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी को बोलते हैं जरा का मतलब होता है बूढ़ा। जरा का मतलब बूढ़ा, बस बुढ़ापा आ गया ये वाला चीज हो जाएगा। इसका निवारण द्विफोकल लेंस से, द्विफोकल बायफोकल लेंस। अब एक चीज समझिए ना, एक यहां पे एक यहां पे, दोनों नहीं दिख रहा तो द्विफोकल लगा दिए, काम खत्म। और सामान्य तो कोई दृष्टि दोष है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 41। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण, साइड व्यू मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट। यह होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, देखिए उत्तल दर्पण होगा, सॉरी, उत्तल लेंस है, सॉरी, ये हम लेंस पे टिक कर दिए ना। हम बोल भी रहे हैं दर्पण बट टिकिंग करने समय टिक हो जा रहा है यहाँ पे। उत्तल दर्पण, देखिए ये उत्तल कर लीजिएगा, र है उत्तल हो, ये उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है ना कि वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा ठीक से बनाता है, बढ़िया बनाता है, दिखने लायक बनाएगा, बड़ा बनाएगा और वस्तु एकदम सीधा दिखेगा आपको। तो जो गाड़ी के साइड व्यू मिरर, जैसे आप बाइक चलाते हैं तो साइड में लगा रहता है ना, तो उसी तरह बस वगैरह में जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस, सॉरी, फिर से हम गड़बड़ बोल रहे हैं। उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण, लेंस नहीं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज कौन करता है, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं डॉक्टर, जो कान और आंख के डॉक्टर हैं वो यूज करते हैं, और जो दाढ़ी बनाने वाले लोग होते हैं ना, जो नाई, वो उनके यहाँ यूज होता है आपका अवतल दर्पण का। ठीक है। अब एक है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है,
उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अब समतल दर्पण, सॉरी एक और बताना था हमको, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण का यूज देखिए कहाँ होता है। आप एक चीज देखे होंगे, कार में जब बैठे होंगे या फिर बस में कभी कभी देखिएगा कि जहाँ पे ड्राइवर बैठते हैं उसके बगल में पीछे में बीच में छोटा शीशा होता है, वो होता है समतल दर्पण। वो क्यों होता है ना, बीच जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं ना, पीछे करना है ना, तो उसी में देखते हैं पीछे दिखता है उनको, पूरा पीछे का पोर्शन पूरा दिखता है। और वो क्या करता है ना, पीछे देखने में उसी में समतल दर्पण यूज करते हैं। और वो क्या करता है, जैसे गाड़ी में कभी एम्बुलेंस लिखी हो तो उल्टा लिखा जाता है ताकि वो ड्राइवर को दिखे, वहां से देख पाता है कि वो एम्बुलेंस आ रही है, तो उसको वो साइड दे देती है ना। तो ये चीज था। दैनिक जीवन के आईने, दैनिक जीवन में जो हम आईना यूज करते हैं वो समतल दर्पण का ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अवश्रव्य तरंग इंफ्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति होती है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि तरंग होते हैं आपके मुख्यतः 3 प्रकार के। ये देखिए 1 2 3, ठीक है। पहला ले लेते हैं अवश्रव्य। देखिए अव मतलब अवगुण होता है, मतलब अव मतलब खराब होता है, जिसे बोलते हैं अवगुण, खराब गुण। श्रव्य मतलब नहीं सुन सकते हैं आप इसको, तो ये होगा 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे। एक होता है ऑडिबल वेव, ये होता है इंफ्रासोनिक वेव, और ये होता है ऑडिबल। ऑडिबल होगा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तरंगों की आवृत्ति हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में, ठीक है, हर्ट्ज में। और एक होगा पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग इसको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स UW लिख दिए शॉर्ट में। ये होगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। आपको एक चीज बता दी, 1 लाख जो हर्ट्ज होगा ये चमगादड़ सुन पाता है। 20,000 हर्ट्ज को सुनता है चमगादड़, या मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली ये सब सुन सकता है, आप नहीं सुन सकते हैं। तो अवश्रव्य तरंग क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम। जैसे मैंने अभी क्या बोला आपको पता भी नहीं चला, तो ये 20 हर्ट्ज से कम हुआ, आप नहीं सुन सकते हैं उसको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज से कम इसका आंसर होगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज कौन होगा? श्रव्य तरंगे। अब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कौन होगा? पराश्रव्य तरंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता कौन थे? पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता बताइए कौन थे? तो यहां पे है आपका एक रीटर। पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता कौन थे? रीटर। रीटर। अब यहां पे 3 ऑप्शन आता है। अल्ट्रावायलेट रेज के खोजकर्ता कौन थे? रीटर। 3 ऑप्शन आता है। न्यूटन के बारे में तो कई बार बता चुके हैं। हेनरी बेकुरल कौन थे? तो फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रेडियोधर्मिता, और इन्होंने गामा किरणों की खोज की थी। गामा किरणों की खोज की थी। गामा किरण का वेधन शक्ति सबसे ज्यादा होता है। मतलब गामा किरण ऐसा होता है जिसका वेधन शक्ति बहुत मतलब मजबूत होता है, ठीक है। और अगले हैं आपके रोंटगन। रोंटगन एक्स किरणों की खोज करता थे। किसके? एक्स किरणों के। और न्यूटन थे अवरक्त किरणों के खोजकर्ता, ठीक है। अवरक्त किरणों के खोजकर्ता, सॉरी दृश्य विकिरणों के खोजकर्ता थे। ये कौन से थे? अवरक्त नहीं, दृश्य विकिरणों के खोजकर्ता। दृश्य विकिरणों के खोजकर्ता ये थे न्यूटन। एक्स किरणों के खोजकर्ता रोंटगन, और गामा किरणों के बेकुरल, और रीटर पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत बार क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं एग्जाम्स में, आप भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16.6 मतलब आप इसको मान सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास, ठीक है। यहां पे एक और है 1.28 सेकेंड, मतलब इसको बोल सकते हैं 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, यह है चंद्रमा और यह है पृथ्वी, यहां पहुंचने में आपको लगभग 1.28 सेकेंड लगते हैं। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना? 8 मिनट 16.6 या 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। 1930 ईस्वी में डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। अब ध्यान दीजिएगा। तो
1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ था। किसका? भौतिकी का नोबेल प्राइज। डॉक्टर सीवी रमन कहाँ के रहने वाले थे? ये थे तमिलनाडु से। इनका जन्म मतलब तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर सीवी रमन ने क्या किया था? 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट का खोज किया था, रमन इफेक्ट का। और इसी रमन इफेक्ट के खोज करने के उपलक्ष्य में इनको 1930 का नोबेल प्राइज मिला। और इसके बाद भारत सरकार खुश होकर, भारत सरकार बहुत खुश हुई, 1954 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब सीवी रमन जब रमन इफेक्ट का खोज कर रहे थे तो इनके साथ थे के.एस. कृष्णन। इनके साथ कौन थे? के.एस. कृष्णन भी इनके साथ जुड़े हुए थे। और 28 फरवरी को हम प्रतिवर्ष इन्हीं के उपलक्ष्य में रमन इफेक्ट का खोज किए थे, इसलिए साइंस में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। क्लियर? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपको, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन के लिए सबसे उत्तरदायी कारक। आपसे यहां पूछा सबसे उत्तरदायी कारक, वैश्विक तापन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका इसका देखिए, आपको 2-3 चीज इसमें समझाते हैं, पहले समझिए उसके बाद आंसर करिएगा। ये पहले तो चेंज करें, ठीक है। ये हमारा है सन, ये हमारा है सन, ये है हमारा वायुमंडल का एक लेयर O3 यानी ओजोन। यहाँ पे O3 लिख देते हैं यानी ओजोन। कौन सा है? ओजोन है। ठीक है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को अल्ट्रावायलेट रेज हम बोलते हैं। पराबैंगनी किरणों को यही O3 अवशोषित करती है। यहाँ पे है हमारा पृथ्वी, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के कितने परत हैं? मतलब पृथ्वी के अंदर 3 पार्ट में बांटा गया ना पृथ्वी को, भूपरपट्टी, अनुमंडल और भूप्रवार यानी क्रोड़। ठीक है, तो पृथ्वी का ऊपरी पार्ट है ना भूपरपट्टी। तो यहाँ पे सन से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ओजोन। ओजोन हम प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। अब ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यहाँ से आने वाली किरणें, यहाँ से आने वाले जो किरण या हीट है, यहाँ रिफ्लेक्ट होकर वापस भी चली जाती हैं। तो लगभग 35% आसपास यहाँ पे हीट और हीट वगैरह रुक जाते हैं। कारण क्या है? इस पृथ्वी पर यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। क्या बोलते हैं हम? हरित गृह प्रभाव। क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में यहाँ पे क्या है कि ये सबसे उत्तरदायी कारक इसके लिए है CO2। इसके अलावा मीथेन है, जलवाष्प है, बहुत सारी चीजें। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 की वजह से बना हुआ है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ये नेचुरली है, हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता पृथ्वी पर तो पृथ्वी का टेम्परेचर -18-20 डिग्री सेल्सियस होता, 18 डिग्री 19 डिग्री के आसपास होता। ठीक है, हरित गृह प्रभाव का होना बहुत जरूरी है। तो हमारे वायुमंडल में दिन प्रतिदिन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, तो हरित गृह प्रभाव का ये लेयर मोटा होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे। और जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा अवशोषण करेगा। जैसे रुई पे आप पानी गिराइए, एकदम इतना पतला रुई है, इतना पतला, तो कम सूखेगा। इतना मोटा रुई है तो जल्दी ज्यादा सूखेगा ना, उसमें तो हीट ज्यादा सूख ले रहा है। यहाँ पे हरित गृह प्रभाव के चलते क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे मोटा परत हो रहा है पृथ्वी पर। तो ये सूर्य से आने वाली जो गर्मी है उसको ये अवशोषित करके रख ले रहा है। फलस्वरूप पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लियर? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ना तो, हाँ, वाटर वेपर का भी यूज है, मतलब इसमें रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको बता दिया था और कार्बन के अपर रूप भी बताए थे आपको। तो वैश्विक तापन के लिए ये यूज है, ये मतलब उत्तरदायी कारक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य से आने वाली किरणों को, खतरनाक हानिकारक किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को कौन रोकता है? ओजोन परत। ओजोन परत भी धीरे धीरे छेद हो रहा है। उसका कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत तरह से बढ़ता है। जेट विमान चलाइएगा, एयर कंडीशनर चलाइएगा तो इससे बढ़ेगा ही ना। खैर,
इस पे सरकार को और हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, किस कारण से? ताजमहल कहाँ है पहले ये बताइए आप। ताजमहल है आपका यूपी में, ठीक है। किस कारण क्षति पहुंच रही है? ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव, पराबैंगनी किरण, अम्ल वर्षा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था यह है आपका 7 यानी न्यूट्रल। अम्ल और क्षार की बात कर रहे हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 14 है, तो यहाँ न्यूट्रल है। तो अम्ल कब होगा? अम्ल 7 से नीचे वाले को क्या बोलेंगे? अम्ल, 7 से ऊपर वाले को क्षार। तो वर्षा का जो जल है उसमें कई हानिकारक पदार्थ को जलाइए, सड़ाइए, मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह बढ़ा दीजिए आप, है ना। तो उससे क्या होगा? वर्षा के जल जो हानिकारक वायुमंडल जो गैसेस हैं, हानिकारक जो वायुमंडल में गैसेस हैं, उनके संपर्क में आने से वर्षा का जल का पीएच मान लगभग 5.6 हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? अम्लीय, मतलब अम्लीय। तो अम्लीय जब हो जाता है तो यही अम्ल वर्षा का रूप लेता है। अब भाई पानी वायुमंडल से ही तो पानी बनता है ना। कभी मैं टॉपिक बाद में कराऊंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा वायुमंडल का निर्माण कैसे, मेघ का निर्माण होता है, कैसे वर्षा होती है। तो जब वर्षा का पानी सबसे शुद्ध रूप होता है, मैंने बताया। वर्षा के पानी में जब बहुत तरह के हानिकारक गैसेस मिलते हैं तो वो वर्षा का जो पानी है, मतलब जो बारिश का जो पानी है, वो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय होने की वजह से वो इमारतों पे जब गिरेगा तो उसके इमारतों का रंग और उसका जो मतलब काल है, जो जितना टाइम उसको होना चाहिए, वो घटते जाएगा। यानी अभी देखिएगा आप, ताजमहल पे जब अम्ल वर्षा होती है तो उसका रंग फीका पड़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, ये वाला बी ऑप्शन है इसका। ये क्या होगा? CaSO4 इंटू 1/2H2O, यही है ना। तो ये आपका है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। NaCl साधारण नमक है, खाने वाला नमक। H2SO4 और रसायनों का राजा जिसको बोलते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल, रसायनों का राजा। और NaCl आपका क्या है? साधारण नमक। NaHCO3 क्या है आपका? वो सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 49, विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट, यहाँ पे टंगस्टन कीजिएगा, ये टंगस्टन हो गया है, ये होगा टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका, ध्यान दीजिए, इसका जो होगा गलनांक, जो होगा, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, गलनांक निम्न होगा, प्रतिरोध उच्च होगा, है ना, या फिर उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध होगा, या उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोध होगा। देखिए प्रतिरोध तो उच्च होगा और गलनांक भी इसका उच्च होगा, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध, ठीक है, बी ऑप्शन। गलनांक उच्च मतलब ये हाई टेम्परेचर पे गलता है, इसका जो गलनांक होता है काफ़ी ज़्यादा होता है टंगस्टन का। ये है आपका फिलामेंट का तंतु, यही है आपका दिखेगा टंगस्टन। तो इसका गलनांक होता है काफ़ी ज़्यादा और प्रतिरोध होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है, क्या होती है? तो विद्युत फ्यूज में जो तार प्रयुक्त होती है उसकी विशेषता क्या होगी? तो ध्यान देंगे, विद्युत फ्यूज जो होता है उसमें आपका होगा, देखिए प्रतिरोध मतलब होता है रोकना, है ना, प्रतिरोध मतलब होता है रोकना। गलनांक होगा अगर निम्न, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? ध्यान देंगे, इसका विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होगी? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ध्यान देंगे कैसे, इसको समझ लीजिए। प्रतिरोध मतलब रुकावट होगा, वो होगा कम, लेकिन गलनांक होगा निम्न। अगर आप हाई वोल्टेज दीजिएगा ना तो ये गल जाएगा, और जब गलेगा ना तभी ये अपना काम कर पाएगा, नहीं तो फिर पता चला कि फ्यूज लगाए हैं कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये थे आपके पार्ट 1 यानी 50 प्रश्नों का संग्रह। मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और
इस वीडियो में अगर मेरे द्वारा कही गई कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप एक काम खाली यही करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एकाग्रचित होकर देखेंगे, आपको इसमें समझ में आ जाएगा, समग्रता दिखेगी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होइए। और तैयारी अंतिम चरणों में है तो कॉन्फिडेंट रहिए और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, धन्यवाद।